हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और आइए, हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पेपर नंबर 6 में 15 मार्क्स का है। जहां पर आपके ब्रांच, डिपार्टमेंटल, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट, इंश्योरेंस क्लेम, ये एक तरफ इतने सारे टॉपिक हैं जो 15 मार्क्स का वेट रखते हैं। वहीं पर आपके फंडामेंटल अकाउंटिंग भी 15 मार्क्स का वेट रखता है। चाहो तो आप उन टॉपिक्स को छोड़ दो, जिन बच्चों को लगता है टफ है वो टॉपिक्स, आप उनको छोड़ दो। आप यहां ध्यान रखो। और मेरे पास जितनी बच्चों की क्वेरी आती है ना, मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, बड़े बड़े बच्चे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर रहे होते हैं। बेड डेट्स का आपको पास एक छोटा सा 7 नंबर का क्वेश्चन आ गया, डील नहीं कर पाए। आपके पास एक छोटा सा 15 नंबर का, 14 नंबर का, पता है 14 मार्क्स का आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बड़ा वाला क्वेश्चन आता है, आप वहां पर अटक गए। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड में अटक रहे हो आप लोग, क्या करोगे भाई? कैसे काम चलेगा? आपको जिस टॉपिक पर टाइम बहुत कम देना था, वहां आप बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हो। जिसे आप मुश्किल से मुश्किल पूरे टॉपिक को आप 2 दिन दे दो ढंग से। पूरे 6 महीने के, जो आप 15 मिनट आप तैयारी करते हो इंटरमीडिएट की, आप उसमें से 2 दिन दे दो निकाल करके। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में आपके दिल दिमाग फिट हो जाएगा वो चीज। अब सोचो, जो चीज 2 दिन में कंप्लीट हो रही है, हायर परचेज, डिपार्टमेंट, ब्रांच, ये, अरे रटे पड़े हो, रट रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, चले जा रहे हो भाई। आपकी समझ में आ गया, अच्छी बात। रट क्यों रहे हो? टाइम दे जा रहे हो। मैं शुरू से लेकर के एंड तक, ब्रांच ब्रांच ब्रांच, डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस क्लेम इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज चले जा रहे हो। अरे मेरे बच्चे, देखो सही थोड़ा। आप वहां पर अपने पूरे सब्जेक्ट का जितना टाइम आपको देना चाहिए था, आप मान लो 100 घंटे देते हो एफए को पढ़ने के लिए, आपने टोटल मिलाकर के 60-65% टाइम आपने वहां दे दिया। यहां पर आपको ओनली फॉर 5% टाइम देना था फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फंडामेंटल वाले टॉपिक में, जो आपको स्ट्रांग बनाएगा। मैंने आपको पहले ही समझाया था, आपके इंटरव्यूज में सबसे काम आने वाला है, फ्यूचर में सबसे ज्यादा काम आने वाला फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग है। आपके फाइनल इंटर जब भी आप अकाउंटिंग पढ़ोगे, आपको सबसे ज्यादा काम आने वाले टॉपिक है। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी इसी से बढ़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं पढ़ने हैं आपको, लेकिन इसको मजबूत करो। ये मजबूत हो गया तो ब्रांच डिपार्टमेंटल भी आसानी से हो जाएंगे आपके। इसीलिए आपको यहां ध्यान देने की जरूरत है मेरे बच्चे। हम उसी चीज को भी आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। अभी हम लोगों ने, क्योंकि थ्योरेटिकल चल रहा है, मैं सेशन को लंबा नहीं बना रहा हूं, क्योंकि लॉन्ग वीडियोज बनाऊंगा तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि थ्योरी में बच्चों को नींद आना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए मैं पार्ट, छोटे छोटे पार्ट में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, इस तरीके के लेक्चर बना रहा हूं। जैसे प्रैक्टिकल आपका स्टार्ट हो गया, समझ लो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा कब निकलेगा आपको पता नहीं लगेगा मेरे बच्चे। ठीक है ना? आपको नींद नहीं आएगी, मजे, इस बात की मेरी गारंटी है। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि हम बेसिकली आपको अकाउंट, जो आपके इंटरमीडिएट है, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, बेसिकली हमारा ग्रुप 1 पर ज्यादा ध्यान है फिलहाल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, टैक्सेशन है, डीटी और आईडीटी, इसके अलावा लॉ है, इसके अलावा कॉस्टिंग है। हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम आपको प्रॉपरली इसका फास्ट ट्रैक कराएं। दिसंबर 2025 वाले अटेम्प्ट के लिए आपको कहीं से क्लास लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको छोटा सा काम करना है मेरे बच्चे, अपने दोस्तों को बताना है कि भैया यहाँ चल रहा है, क्योंकि एफए की पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं भी आपको क्लास मिलने वाली है नहीं है। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। इस बात की भी गारंटी ठोक के देता हूँ कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं बैठा हूं ना, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, डायरेक्ट मैसेज करो आराम से आपको। पर मैं इस बात की गारंटी नहीं दूंगा कि जब आपने क्वेरी पूछी मैं आपको इमीडिएटली रेस्पॉन्स दे पाऊं। इस बात की श्योरिटी कि आपको उसका रेस्पॉन्स जल्दी से जल्दी दिया जाएगा। मेरी बात क्लियर है मेरे बच्चे? आपकी हर क्वेरी को डील करने के लिए हम आपके सामने बैठे हैं। बुक्स आपके पास पूरी दिखेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, हम टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। हमने एक्युरल बेसिस पर कंसेप्ट तक हमने कर लिया था। एक्युरल बेसिस का कंसेप्ट बेसिकली बोलता क्या है, मैं फटाफट फटाफट से एक बार रिकैप कर रहा हूं। हमने क्या पढ़ा था? एंटिटी कंसेप्ट बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को आप अलग अलग मानते हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डालोगे, और जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अकाउंटिंग डालोगे। ठीक है। सेकंड गोइंग कंसर्न था, आप जब अकाउंटिंग करोगे, किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे, तो ये मानते हुए करोगे कि बिजनेस हमारा लंबे टाइम तक चलेगा, और उसी के अप्रोच को दिमाग में रखते हुए आपको उसके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। जैसे असेट्स होती है, तो असेट की लाइफ 10 साल है, तो आप पूरी वैल्यू रिकॉर्ड करोगे, और उस पर खर्चा जो है वो 10 साल में उसको डेप्रिसिएट करना है, तो 1 साल का खर्चा इस साल रिकॉर्ड कर लोगे, और बाकी का मानोगे कि आने वाले पीरियड में इसको हम क्या करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे। मेरी बात क्लियर है? तो यानी कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे, तो ये दिमाग में रख के करोगे कि ये हमारा बिजनेस लंबे टाइम के लिए सेटअप किया गया है।
ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या है, हमें हिसाब किताब करने के लिए पीरियड डिसाइड करना कि हम अपने हिसाब किताब को प्रॉफिट लॉस को इस दिन निकालेंगे। वो ही उसी कंसेप्ट की बोलता है कि आप पहले फिक्स कर लो कि कब तक आप अकाउंटिंग करोगे। बेसिकली हम लोग यहाँ पर अकाउंटिंग पीरियड जो है वो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग रखा जाता है। अदरवाइज आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने जब भी आपको लगता है कि हमें इतना पीरियड डिसाइड करना, बट इस बात का बेहद याद रखना है कि वो आपका कंसिस्टेंट बेसिस पर वही अब आपका टाइम पीरियड यूज होने वाला है। ठीक है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये बोलता है जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुए हैं उस बिजनेस ट्रांजेक्शन में ये देखो कि क्या वो ट्रांजेक्शन मनी में हुए हैं या फिर मनी में नहीं हुए लेकिन मनी में उनका मेजरेबल हो सकता, मेजर कर सकते हैं, तो उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सीधी बात है, या तो पैसा पैसे के में पैसा गया, पैसे का ट्रांजेक्शन उसमें पैसा इंपैक्ट आया है, या फिर उसका अभी पैसे पर इंपैक्ट नहीं आया लेकिन उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अक्रूरल अक्रूरल कंसेप्ट क्या बोलता है, अक्रूरल कंसेप्ट ये बोलता है कि जब भी आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे तो आप उधारी और नगद दोनों की करोगे, यानी कि आप एक्रूरल बेसिस पर करोगे। बाकी आप कैश बेसिस भी यूज कर सकते हो, बट आपको देखनी पड़ेगी कि आपको अकाउंटिंग जो है कैसे बेसिस पर करनी है या आप एक्रूरल बेसिस पर करनी है। एक्रूरल बेसिस का मतलब है ट्रांजेक्शन अकर होते ही, अक्रू होते ही आपको उसकी एंट्री डाल देने, चाहे उसका पेमेंट आया है या नहीं आया, चाहे आपने उसका पेमेंट किया है नहीं किया, रिसिप्ट हुई है नहीं हुई, वो अलग मैटर है। ठीक है। डुअल एस्पेक्ट, चलिए आज स्टार्ट करने वाले डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो याद रखना एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट करेगा एटलीस्ट 2 अकाउंट को, कम से कम 2 अकाउंट को अफेक्ट करेगा, यानी कि उसकी अकाउंटिंग हमेशा 2 अकाउंट में होने वाली है। ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने राम को माल बेचा, मैंने राम को क्या किया, माल बेचा। एक तो राम अफेक्ट होगा, दूसरा मेरा गुड्स अफेक्ट होगा, क्योंकि मैंने राम को बेचा है माल, तो राम रिसीवर है यहां पर। दूसरा मैं माल बेचा है तो गुड्स मेरे पास गया है। तो बिजनेस में एवरी ट्रांजैक्शन जो आपके पास बिजनेस है, जो एवरी ट्रांजैक्शन है रिकॉर्डेड इन द ऑन द बेसिस ऑफ द डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट का मतलब है कम से कम 2 जगह उसका रिकॉर्ड होना तय है। 2 से ज्यादा हो सकता है बट कम से कम 2 जगह होना उसका रिकॉर्ड होना जरूरी है, मस्ट है। ठीक है। इसको बेसिकली आपने देखा होगा जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है, मैं अभी कुछ एग्जांपल दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको। मैं अकाउंटिंग जो इक्वेशंस होती है वो डुअल एस्पेक्ट पर ही बेस्ड होती है। ठीक है ना। चलिए इसमें क्या लिखा पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे। क्या लिखा हुआ है, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट अज्यूम एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज बेस्ड ऑन 2 एस्पेक्ट, मतलब डुअल एस्पेक्ट बोलते हैं इसको हम। डेबिट और क्रेडिट, एक ट्रांजेक्शन डेबिट हो रखा होगा तो अनदर ट्रांजेक्शन आपका क्रेडिट हुआ होगा, या एक ट्रांजेक्शन क्रेडिट हुआ है तो दूसरा ट्रांजेक्शन आपका डेबिट हुआ होगा। एटलीस्ट 2 अकाउंट अफेक्टेड फ्रॉम each transaction। ठीक है ना। दिस कंसेप्ट प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बेसिकली आपको रिकॉर्ड कैसे करना है ये उसकी बात बता रहा है। ठीक है। डुअल एस्पेक्ट क्या है, आपको अकाउंटिंग जब करोगे तो कम से कम 2 अकाउंट के इम्पैक्ट डालोगे। implied that the transaction that is recorded affect two accounts on their respective opposite side, मतलब एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, यदि पहला क्रेडिट दूसरा डेबिट अपोजिट जाएगा बेस है ना। एक राम है दूसरा, एक कहते हैं ना कि जैसे कि अपोजिट कैसे कहते हैं, कोई भी चीज मान लो, कोई भी चीज मान लो अपोजिट, जैसे मुझे एग्जांपल नहीं आ रहा अपोजिट क्या बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, फॉर द एग्जाम्पल गुड्स परचेज इन कैश, 2 एस्पेक्ट सच पेइंग कैश, कैश पे इंपैक्ट आया होगा, रिसीविंग गुड्स यानी गुड्स उसने रिसीव किया है, तो सच ड्युअलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉमनली एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ द इक्वेशन एज असेट्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हमने पढ़ा है, इस पर थोड़े से हम एग्जांपल देने की बात करते हैं। बोला इसको ड्युअलिटी कंसेप्ट बोलते हैं, ड्युअलिटी अप्रोच बोलते हैं इसको। क्या हुआ देखो, जैसे एग्जांपल के लिए गुड्स परचेज इन कैश ऑफ रुपीज 10,000, मैं 2 चीजें लेके चलूंगा, एक मैं इक्वेशन भी लेके चलूंगा साथ में, ये आपने पढ़ी होगी, बट आपको उसको डेप्थ में समझना ना, इस पर पूरा टॉपिक दे रखा है, चैप्टर दे रखा है, हम उस पर डेफिनेटली पूरा बात करेंगे। तो देखो क्या हुआ है, यहां पर एक तो कैश, आपने कोई गुड्स क्या किया है, परचेज किया है, तो कैश आपका जाएगा। दूसरा आपने गुड्स परचेज किया है, ये तो गुड्स है आपका, परचेज क्या गुड्स है,
परचेज करोगे तो आपकी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। तो जब भी आप एंट्री करोगे तो एंट्री बताओ क्या करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने से? 10,000 से। देखो एक अकाउंट ये डेबिट हो गया, दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो ड्वेल एस्पेक्ट है। अब यही हम इक्वेशन की बात कर लेते हैं। इक्वेशन बताओ क्या है बेटा? असेट्स इक्वल कैप प्लस लायबिलिटी। अब देखो यहां पर कैपिटल इफेक्ट हुई है कि नहीं? तो कैपिटल इफेक्ट जीरो है। लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई क्योंकि ट्रांजेक्शन कैश में हुआ है। कैश में जब ट्रांजेक्शन हुआ है तो आपकी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, ठीक है? तो लायबिलिटी भी जीरो है। अब असेट्स में देखो, एक असेट्स जो परचेज इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री जो है आपकी 10,000 से बढ़ गई। वहीं पर आपका जो कैश है वो 10,000 से लेस हो गया। तो अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट क्या हुआ? जीरो। तो मैं कहूं 10,000 हो गया प्लस और माइनस हो गया 10,000। तो अल्टीमेटली ये भी इसका इंपैक्ट जीरो हो गया। तो इक्वेशन हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो यही बात बता रहा है कि हम जब इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं प्रॉपर इक्वेशन को, तो यहां जो इसका इंपैक्ट आ रहा है वो जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो, यानी कि जीरो इज इक्वल टू जीरो। मेरी बात क्लियर है? तो ये इसको बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इसके ऊपर पूरा चैप्टर दे रखा है, तो हम वहां पर भी बात करेंगे। बट अभी इतना समझ लो कि हम यहाँ पर एक चैप्टर दे रखा है बच्चे, ठीक है ना? चाहो तो लिख लो यहाँ पर, सेपरेट चैप्टर डिटेल्ड डिस्कशन अंडर द चैप्टर। हम चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है ना? डिटेल बात करेंगे, ठीक है? चलिए, मैचिंग कंसेप्ट का मतलब क्या है, हम इस बात को समझ लेते हैं। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब है आपके पास जो इक्वेशन, हम ऐसा कह सकते हैं, हाँ, जो भी आपके पास पैसा आया है वो आपका जो या तो खर्चा हुआ होगा या आपका प्रॉफिट एंड लॉस हुआ होगा, ठीक है? जो भी आपने कमाया है या जो पैसा आपने लगाया है, वो पैसा या तो आपका रेवेन्यू कन्वर्ट हो गया होगा या वो नुकसान हो गया होगा, प्रॉफिट हो गया होगा। तो यही बोलता मैचिंग का मतलब है खर्चा जिस प्रपोर्शन में हो रहा है, या कहें तो वो जो इनकम जिस प्रपोर्शन में रिकॉर्ड कर रहे हो उसी प्रपोर्शन में आपका खर्चा भी रिकॉर्ड होना चाहिए। मैं अभी धीरे धीरे, अभी शायद आपको बात समझ में नहीं आएगी, जब आप सीएमए फाइनल के अंदर इंडेक्स पढ़ोगे तो ये कंसेप्ट आपको बहुत काम आने वाला है। यानी कि मैचिंग कंसेप्ट ये बोलता है कि जो खर्चे की रिकॉर्डिंग कर रहे हो, जो खर्चे को आप रिकॉर्ड कर रहे हो, उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो, तो आप हमेशा उस प्रपोर्शन में करो जिस प्रपोर्शन में आप इनकम जनरेट कर रहे हो। आप इनकम तो जनरेट कर रहे हो 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए साल में इनकम जनरेट की, पहले महीने में आप लोगों ने 20% टोटल इनकम का जनरेट किया, तो बोल रहा है कि खर्चा भी यदि आपका ऐसा साल भर का हुआ है तो साल भर के खर्चे का 20% ही आपको रिकॉर्ड करना है। यानी कि जो प्रिपोर्शन रेवेन्यू रिकॉर्ड करने का है, सेम प्रिपोर्शन आपको खर्चा रिकॉर्ड करने का होना भी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर क्या लिखा वो दिखा गया है कि भैया यहाँ जो आप खर्चे और इनकम रिकॉर्ड करोगे वो हमेशा मैच कराओगे। आपने देखा हो पीएनएल बनाते हो आप, एक छोटा सा एग्जाम और देता हूं आपके लिए। आप पीएनएल बनाते हो, पीएनएल बनाते हैं हम लोग तो एक्सपेंस से लिखते हैं, वाई रेवेन्यू लिखते हैं। तो इसको बराबर नहीं कर पाते, क्या मान लो 10 लाख रुपए का है, 8 लाख रुपए का है, तो 2 लाख रुपए का क्या दिखाते हो? ये क्या किया है हमने? ये क्या किया मेरे बच्चे? यहां भी 10 लाख और यहां भी 10 लाख। क्या किया है? मैच ही तो कराया है। वही बोला गया, हर लेजर का आपको बैलेंस निकालना पड़ेगा। यानी कि आपको बताना पड़ेगा कि जो रेवेन्यू आई है उस रेवेन्यू को कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। इसमें प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग सबका इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है ना? चलिए क्या लिखा हुआ है, दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसिव मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द सेम टाइम एट विच द इनकर्ड। ये बोल रहा है भैया जैसे रेवेन्यू कमा लिया रिकॉर्ड कर लो। ये
मैचिंग बता रहा है। आप खर्चा इनकम को रिकॉर्ड करना है। एंड जनरली क्या होता है, रेवेन्यू अर्न शुड बी मैच्ड विद द एक्सपेंसेस, यही तो बोला था मैंने आपसे। अभी नीचे मैंने बोला था कि जो रेवेन्यू है आपका इक्वल एक्सपेंसेस, ये बोथ आर मैच्ड, ये होने ही चाहिए। नहीं है तो ये कराते ना हम लोग, ये कराते हैं, यही है वो। देखो मैच कराया हमने। ये रेवेन्यू 10 लाख का है, 8 लाख के आपके पास क्या हो गया, खर्चा हो गया, 2 लाख का आपने प्रॉफिट कमा लिया जो आपकी जेब में रखा हुआ है। मेरी बात समझ में, आपके 10 लाख रुपए आपने कमाए हैं, इसका हिसाब दे दिया कि भैया 8 तो पे कर दिया, 2 मेरे पास रखे, इसी को बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। यही बोला कि मैच्ड विद द रेवेन्यू, क्या करा है, रेवेन्यू अर्न शुड बी मैच्ड विद द एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड, जो अकाउंटिंग पीरियड है। आप लास्ट में पेंडल बनाते हो इसीलिए बनाते हो बेसिकली, मैचिंग कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए। For the application of this concept, several adjustment are made for prepaid expense, accrual expense, etc. etc. हम सबका एडजस्टमेंट करना भैया। कुछ हमारे पास, हमें तो कहने का मतलब ये है कि रेवेन्यू ऑन ड्यू बेसिस पर कुछ प्रीपेड है हटा दो, आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर लो। मतलब जो आपने इस साल कमाया है उसका आपको हिसाब देना पड़ेगा, कितना कितना कहां पर इस साल के खर्चे हुए। अब पिछले साल के उनको हटा दो, आगे के साल उनको हटा दो, हमें ओनली फॉर इस साल के चाहिए, ड्यूरिंग द पीरियड, फॉर द ईयर चाहिए हमें, ठीक है, फॉर द अकाउंटिंग पीरियड चाहिए, ठीक है, यही बोलता है। द ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड कैन बी मेजर्ड ओनली व्हेन इनकम्स आर कंपेयर्ड विद द ट्रीटेड एक्सपेंसेस इनकम। मैंने पी एंड एल का एग्जाम्पल दे करके आपको हर बात और हर लाइन का, प्रत्येक लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे बच्चे, यही बात मुझे समझाए। रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या बोलता है, देखो हर चीज का हिसाब बता रहा है। यहां बोल रहा है कि खर्चा और जो इनकम है ना, जो इनकम है उसका हिसाब दे दो और उसके बराबर खर्चा, हमें बताओ कहां कहां गया। तो हमने बताया ये मैचिंग कंसेप्ट बताता है। रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या बताता है, मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज के पर्पज से बता दूं यहां पर। एज पर एएस, यहां लिख दे रहा हूं, पूरा लिख देता हूं, पूरा लिख देता हूं मैं। या कहें डिस्कशन, डिटेल्ड डिस्कशन इन AS9 एंड AS115 और IFRS 15, ये डिटेल्ड है इसके बारे में। यहां पर तो सिंपल सिंपल सी थ्योरी बता दी है कि हम रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या होता है, लेकिन रियलाइजेशन के रेस्पेक्ट में आपके पास AS9 दे रखा है, इंडेस 115 दे रखा है, IFRS 15 दे रखा है, ठीक है, दोनों तो एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। AS9 और इंडेस 9, इंडेस 115 में डिफरेंस है, कुछ चीजें हैं। तो यहां पर प्रिंसिपल बताएगा कि अब रियलाइजेशन कंसेप्ट होता क्या है। रियलाइजेशन कंसेप्ट बेसिकली बात करें तो रेवेन्यू के बारे में बोलता है कि रेवेन्यू को रिकॉर्ड कब करना है भैया, रेवेन्यू को रिकॉर्ड कब करना। तो बेसिकली कंसेप्ट ये बोलता है कि जो रेवेन्यू जो रिकॉर्ड हमें करना है, नो अनसर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन, रिस्क एंड रिवार्ड शुड बी ट्रांसफर्ड। मेरी बात समझ में आ रही है। बोला कि किसी रेवेन्यू को रिकॉर्ड तब करना है जब आपने रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए। इसकी डिटेल में जो चर्चा करूंगा वो AS9 में करूंगा, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एएस दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ पर इंडेस नहीं है, इंडेस आप फाइनल में आके पढ़ोगे और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करोगे तो आपको ये नहीं पता कि हम इसकी कमाई को रिकॉर्ड कब करना है, तो अब किस तरीके से आप अकाउंटेंट बन पाओगे। इसलिए इस पर डिटेल्ड चर्चा हम करने वाले हैं। अभी इतना समझ लो कि किसी रेवेन्यू को हम रिकॉर्ड तब करेंगे जब हमने उससे रिलेटेड रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए हो, दूसरा उसके पेमेंट के मिलने से रिलेटेड कोई अनसर्टेनिटी ना हो। अनसर्टेनिटी का मतलब है हमें उस पर संदेह नहीं होना चाहिए कि हमें पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा होता ना कि हमें राम को माल तो बेच दिया, गुड्स दे दिया, गुड्स मालिकाना हक दे दिया, तो रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए कि भैया ये रिस्क मतलब हमने तुम्हें माल बेच दिया, प्रॉपर्टी के सिग्नेचर तुम्हारे नाम कर दिए, अब तुम इसका बेनिफिट लो, तो हमें रिस्क भी दे दी, उसके रिवॉर्ड भी दे दिया, लेकिन पेमेंट नहीं आया। यदि पेमेंट आ गया
तो रिस्क है ही नहीं किसी प्रकार की, अनसर्टेनिटी है ही नहीं आपको कलेक्शन के रूप में, तो रिकॉर्ड इमीडिएटली कर लो भाई। कैश में ट्रांजेक्शन हो गया तो इमीडिएटली रिकॉर्ड करना तो सोचना नहीं है। यदि ट्रांजेक्शन आपका क्रेडिट में हुआ है तो आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए। साथ के साथ ये देखो कि जिसको हमने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर किए हैं, क्या उससे हमें कलेक्शन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आने वाली है, क्या हमें डाउट है, क्या सामने वाले इंसान पर हमें संदेह है कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यदि किसी प्रकार का संदेह नहीं है, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए, तो आप उसी टाइम पर इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लो रेवेन्यू को। ये कंसेप्ट ये बोलता है। हम जब एएस और इंडेस पढ़ेंगे तो वहां पर एक एक फैक्टर के बारे में बताया जाता है कि भैया यदि इसका पैसा आया है तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसका पैसा आया है तो हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे। ये आपको डिटेल्ड में यहाँ पर लिखा गया, हम उसकी बात बाद में करेंगे। अभी इतना समझना है कि रियलाइजेशन कंसेप्ट बोलता है हम रेवेन्यू को कब रियलाइज माने कि रेवेन्यू हो गया। तो यहाँ पर दो कंडीशन डाल दी, क्या, रिस्क एंड रिवॉर्ड शुड बी ट्रांसफर्ड, वो ट्रांसफर हो गए। दूसरा, हमें जो पैसा मिलने वाला है उस पैसे के मिलने से संबंध में हमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। यदि आपको थोड़ा सा भी संदेह कि पैसा यार नहीं मिलेगा, तो फिर आपको रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने से पहले सोचना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, और रिस्क कितनी है वो एनालाइज होगी, वो एएस में बात करता है, अभी यहां हम इतना ही समझेंगे। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहां पर कि कंसेप्ट रियलाइजेशन टॉक अबाउट हाउ मच द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कितना रिकॉर्ड करें। इट्स से अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज ओनली टू द टन ऑफ विच इट इज सर्टेनिटी रियलाइजेशन। मतलब ये वाली बात बोलती उसने कि जो पैसा आने वाला है उसमें किसी प्रकार की अनसर्टेनिटी ना हो, मतलब पेमेंट मिलने की सर्टेनिटी है पूरी पूरी, कोई दिक्कत नहीं, सही ईमानदार लोगों के हाथ में पैसे माल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लिखा गया है इट इज सर्टेनिटी रिलाइजेबल, यानी कि जो आपके पैसे आने की उम्मीद है वो एकदम प्रॉपरली होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें उम्मीद होनी चाहिए। दस मेयर गेटिंग एन ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर वोंट मेक इट एलिजिबल टू द रिकॉग्निशन रेवेन्यू। आपके कस्टमर ने ऑर्डर दे दिया, आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, आपने माल भी बेच दिया तो भी रेवेन्यू नहीं मानना है। आपने माल बेच दिया, फिर एनालाइज करो कि ये पैसा आ जाएगा या नहीं आएगा। यदि आने के रेस्पेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है तो रिकॉर्ड कर लो, यदि दिक्कत है तो फिर आपको प्रोविजन बनाना है, क्या करना है वो हम आगे की बात बाद में करेंगे, बट अभी आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना, होल्ड करना पड़ेगा। तो ये बोला गया कि कस्टमर से ऑर्डर जो वो मैटर नहीं करेगा यहाँ पर। रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजिंग, यही बात बोल रहा, पहला वाला पॉइंट बार बार घूम घाम के, रिस्क एंड रिवॉर्ड का इसमें पॉइंट नहीं दे रखा, बट इसको आपको दिमाग में रख के चलना है। रियलाइजिंग द मनी विल कम ओनली व्हेन द गुड्स ऑर्डर्ड आर एक्चुअली सप्लाइड टू द कस्टमर एंड ही इज बिल्ड। मतलब पैसा कब माना जाएगा, आपने माल बेच दिया, बिल बन गया, पेमेंट आ गया, खत्म मैटर। दिस कंसेप्ट इंश्योर दैट एनी इनकम विच इज अनअर्न और अनरिलाइज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए रेवेन्यू। यदि कोई इनकम अर्न नहीं हुई है, वो रियलाइज नहीं हुई है, यानी आप उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर पाओ, तो आप उसको यहाँ पर इनकम नहीं मानोगे। मेरी बात क्लियर है, ये बात यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, अब एक लास्ट कंसेप्ट और है जिसको हम बचेंगे, कॉस्ट कंसेप्ट। मोटा मोटा सा समझ लो कि जो कंपनी होती है, जो भी बिजनेस होता है, हम उसमें असेट्स खरीदते हैं, जो भी असेट्स होती है उन सब की असेट्स को रिकॉर्ड करेंगे इज ऑलवेज और ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पर, मार्केट प्राइस को कंसीडर नहीं करेंगे। कहने का मतलब मैं फर्नीचर खरीद के लाया, तो जब मैं फर्नीचर खरीद के लाऊंगा ना, तो उस फर्नीचर को मैं जो बैलेंस शीट में दिखाने वाला हूं वो वैल्यू हमेशा कॉस्ट वैल्यू होगी, वो आपकी मार्केट वैल्यू नहीं होगी। मतलब आज उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे वो असेट्स कितने में पड़ी है मैं इस बात को रिकॉर्ड करूंगा। मेरी बात क्लियर है। अब सर कॉस्ट कैसे निकालेंगे, बेसिक फंडामेंटल ये बोलता है किसी असेट्स को खरीदने से लेकर के उसको इंस्टॉल करने तक जो भी कॉस्ट इनकर्ड हुई है ना, वो सारी की सारी कॉस्ट जो है, खर्चा जो है, वो आप उस असेट्स की कॉस्ट में ऐड कर दो, सारे सारा कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो यही बोला गया कि जितने भी असेट्स हैं उनकी जो रिकॉर्डिंग करने वाले हैं वो हमेशा एट कॉस्ट पर होगा। कॉस्ट मतलब मार्केट वैल्यू का आप यहाँ पर इररिलेवेंट मानोगे। देखिए यह क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट कंसेप्ट स्टेट ऑल बिजनेस assets should be written down in the books of accounts at
कॉस्ट इनकर्ड फॉर देयर एक्विजिशन, यानी कि करंट नॉन करंट, यहाँ ऐसा नहीं पता किसकी बात कर रहा है, वो कह रहा है असेट्स यानी करंट नॉन करंट दोनों की बात कर रहा होगा। इंक्लूडिंग एनी कैपिटल कॉस्ट इनकर्ड इन रिलेशन टू इंस्टॉलेशन, असेट्स आर नॉट बी रिकॉर्डेड एट देयर मार्केट वैल्यू। आपको मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करना है। जैसे आपने परचेज पे खर्चा किया 4 लाख का, आपने 30,000 उसके इंस्टॉल ट्रांसपोर्टिंग में खर्चा कर दिया, 20,000 आपने एडिशनल इंस्टॉलेशन कर दिया, तो 50 यानी 40,50,000 की वैल्यू हो जाएगी। 40,50,000 पर वैल्यू दिखाओगे। क्लियर है? इसमें मान लो आपका वेजेज भी आ जाता, यानी जो भाड़ा है, जो आपको जो ऑक्ट्री वगैरह है, चुंगी कस्टम ड्यूटी आती, तो वो भी इसमें ऐड हो जाती है। यानी कि खरीदने से लेकर के इंस्टॉल तक जो खर्चा एक्सपेंसेज हुआ है वो सारे सारे से कॉस्ट का पार्ट बनेगा। कॉस्ट का मतलब भी आपको समझा दिया। ठीक है मेरे बच्चे, अब आराम से आप पढ़ सकते हो। ये जो कंसेप्ट है वो खत्म हो गए। अब कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे। एक सेशन पूरा पूरा हम इस कन्वेंशन पर लेंगे कि हमें कन्वेंशन में क्या करना है, फिर देन हम इसके बाद प्रैक्टिकल बातों पर आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके लिए आपको स्टडी मैट भी देखना है आपको, ठीक है, आपके जो भी पास्ट एग्जाम है वो भी देखना है, वो सारी चीज डिस्कस अपन करेंगे। मैं वापस से फिर बोल रहा हूँ मेरे बच्चे, जितने भी अपने दोस्त हैं सबको आपको इस सेशन को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करने वाले हैं। ठीक है, दिसंबर 2025 के अटेम्प्ट के लिए बिल्कुल टोटली फ्री रहने वाला है। आपका एफए का मैं ले रहा हूं, डायरेक्ट टैक्सेशन का भी होने वाला है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का भी होने वाला है, लॉ का भी फास्ट ट्रैक आने वाला है। कॉस्टिंग पर अभी हमने विचार नहीं किया है, उसको शायद अभी हमने पेंडिंग कर रखा, उसका मैं आपको अभी कमिटमेंट नहीं करूंगा। बट 3 सब्जेक्ट जो आपके ग्रुप 1 में आते हैं उनका प्रॉपरली है। ग्रुप 2 की भी अभी डिसाइडेड नहीं हुआ है, होगा तो शायद देखते हैं आने वाले टाइम के अंदर, यदि हमारे पास चीजें टाइम को मैनेज करके देखते हैं, हो सकता है तो डेफिनेटली हम उसको भी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, इस बात की गारंटी दे रहा हूं, आपको 100% कंटेंट मिलने वाला, बहुत शानदार कंटेंट मिलने वाला है, आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, आपके लिए आप बस कुछ नहीं करना है, आपको अच्छे अच्छे आपको कमेंट देना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। कोई भी डाउट है डेफिनेटली बिना टेंशन के, आराम से, बिना किसी हिचक के आप हमें से पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए मेरे बच्चे, क्योंकि इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में।